बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारे पड़ोसी दो देशों में सताए हुए हिंदू हैं, उनको यहाँ नागरिकता दिलवाने में इनकी जो संस्था है, निमित्तकम संस्था, वो बहुत बड़ा काम कर रही है। ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि नागरिक वहां से अगर आ गए, उनके वीजा के प्रोसेस है, उनके कागजात प्रोसेस है, वो कौन करेगा, ये आपको हमको नहीं पता होता है। इस बीच एक खबर आई अभी 28 मई 2021 को कि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, और जो 13 जिले हैं, वहां जो हिंदू रह रहे हैं पड़ोस के देशों से सताए हुए, उन सबको वो नागरिकता देने जा रही है। उससे पहले जनवरी 2020 में भी नोटिफिकेशन की बात आई थी कि विरोध के बावजूद भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, परंतु अभी भी ये लागू है नहीं है, ये बहुत टेक्निकल इशू है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए मैंने जो लोग इस पर काम कर रहे हैं और ना जाने कितने हिंदुओं को वहां से लाकर यहाँ बसा चुके हैं, उन्हें मैं आपके बीच सीधे जो है ला रहा हूँ। जय आहूजा जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अमेंद्र रत्न जी, जो खुद में एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, और मेवाड़ पर इनका अध्ययन बहुत, आप लोगों ने जयपुर डायलॉग पे इनको सुना होगा, और मेवाड़ पर बहुत गहरा अध्ययन है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, वो इतिहास की तरफ मुड़ रहे हैं, तो हमारे माँ बाप वो सीखें, जो बचपन में नहीं पढ़ने वाले को भी बेटे को पीटते हैं, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। तो इतिहास लिखा जा रहा डॉक्टरों के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम जय आहूजा जी के पास चलते हैं। और जय जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी संस्था निमित्तकम जो काम कर रही 2010 से, खासकर पड़ोसी देशों से आए हुए शरणार्थियों को यहाँ बसाने के लिए, वो आप मुझे बताइएगा। लेकिन पहले सब कंफ्यूज है कि सीए पे पोजीशन क्या है भारत सरकार की। 2020 का भी एक नोटिफिकेशन है, 2021 का भी एक नोटिफिकेशन है। जी संदीप जी, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाना ही पड़ेगा। भारत एक अखंड भारतवर्ष एक देश था, और उस भारत देश के हमारी भारत माँ के आंचल के टुकड़े तार तार कर दिए गए, ये हम सभी को पता है 1947 में। और बड़ी संख्या में पॉपुलेशन शिफ्ट दोनों ओर से हुआ। उसी दौर में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये साहस नहीं जुटा पाए कि वो भारत चले पाकिस्तान बनने के बाद में, और वो बेचारे नहीं आ पाए, किसी भी कारण से नहीं आ पाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी समुदाय विशेष की जो है संख्या, काफी संख्या में लोग यहाँ पे रह गए, और ये चलता रहा। लेकिन इतने सारे खून और कत्लो गारत के बाद में भी बड़े परेशानी जो है इतनी निकलने के बाद में क्या होता है, एक वक्त आता है 1950 का, दोनों देशों के कुछ सकारात्मक लोग आपस में पहल करते हैं, और उस पहल का नतीजा ये होता है कि लियाकत अली खान, जो पड़ोसी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में मिलते हैं। और दिल्ली में मिलकर के दोनों की बहुत सारी विषयों पे चर्चा होती है, और उसमें एक महत्वपूर्ण चर्चा उस पैक्ट में, लियाकत अली और लियाकत नेहरू पैक्ट की एक चर्चा है, जो मैं आपको संज्ञान में ला रहा हूँ। दोनों देश ये तय करते हैं कि हम एक दूसरे के अल्पसंख्यकों को, यदि वो भविष्य में भी आना चाहें तो लेंगे अनिवार्य रूप से। यानी भारत का अल्पसंख्यक यदि पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान उनको लेगा, और पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यक यदि भारत आना चाहेंगे तो वो अवश्य भारत में शरण लेने योग्य हैं, उनको अनिवार्य रूप से शरण दी जाएगी। ये दो बातें दोनों देशों ने तय करी। साथ ही ये भी तय किया कि हम अपने अपने अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाएंगे, और उनका देश के अंदर ही अगर वो विस्थापित है तो उनका पुनर्वास करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे, उनके सारे जो भी मानवाधिकार है उनकी बहाली को निश्चित करेंगे। हमारे देश में तो ऐसा हुआ, इतिहास गवाह है। 2 करोड़ 80 लाख की आबादी आज तो कुछ 20 करोड़ के आसपास मानी जाती है, 25 करोड़ के आसपास मानी जाती है। लेकिन वहां पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो अब दो पार्ट में बट गया है 1971 के युद्ध के बाद में, तो अभी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो राजस्थान से लगते हुए बॉर्डर का पड़ोसी मुल्क है, वहां पर 16.7% आबादी थी पहली जनगणना में, जो अब घट करके रह गई है 1.8% के आसपास, कुछ ऐसा बताते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो वहां पे एथनिक क्लींसिंग या सांस्कृतिक नरसंहार अल्पसंख्यकों का हो गया है, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। अमेरिका ने भी किया है, यूरोपियन यूनियन ने भी किया है। वहां पे रोज बच्चियां उठाई जाती हैं, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, और घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन ईस्ट निंदा कानून के नाम पे बदले लेने के लिए अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यकों द्वारा और ये किया जा रहा है। ये जितने भी क्राइम है ये सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि स्टेट इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता, और ये क्राइम का रेशियो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
तो एक तो ये बात हो गई। अब जब 1950 का जो ये समझौता था उसको लागू करने की बात आई तो नेहरू जी ने कहा कि हम लागू जरूर करेंगे और इस पे कोई नियम जरूर बनाएंगे, लेकिन जब चुन के आएंगे तब बनाएंगे, अभी हम कार्यकारी सरकार है। उस आधार पे 1953 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की जिम्मेदारी होती है भारत का नागरिकता कानून बनाने की। 1955 में उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की फाइंडिंग्स और ड्राफ्टिंग के आधार पे जो कानून बनता है उसमें ये माना जाता है कि पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों पे बेतहाशा अत्याचार हो रहे हैं और अभी से उनकी स्थिति खराब हो गई है। और नेहरू लियाकत पैक्ट के हवाले से भारत की नागरिकता के 3 प्रकार रखे जाते हैं। पहला प्रकार जन्म से, यदि कोई बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता में से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, तो वो भारत में भारतीय होने का जन्म से उसको अधिकार है। कोई बच्चा विदेश की धरती पे पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता दोनों भारतीय होंगे, बच्चा पैदा होगा, आप उस विदेश में अपने दूतावास से जाके उसका पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ले सकते हैं। ये शर्त पहली है। दूसरी शर्त है जरिए नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिक रूप से कौन भारत का नागरिक होगा। यदि वो विदेशी है और वो भारत में आ गया तो वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा, वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 का पहला प्रावधान 5(1) ये कहता है कि यदि आप पड़ोसी मुल्क के अविभाजित भारत के हिस्सों के अल्पसंख्यक हैं, आप भारत में 7 वर्षों से रह रहे हैं और आपके माता पिता या स्वयं का जन्म बिफोर पार्टीशन है, बंटवारे से पहले है, तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 7 वर्षों के बाद में। ये अर्ली सिटीजनशिप का क्लॉज है। 5(1)(b), भारत की बेटी किसी भी जाति धर्म की हो, वो विदेश में शादी करके चली गई, वहां पे विधवा या परित्यक्ता हो गई, तलाकशुदा हो गई, तो वो भारत अपने बच्चों सहित आके भारत की नागरिकता 7 वर्षों में क्लेम कर सकती है। 5(1)(c), भारत के नागरिक का जीवन साथी जो भारत में 7 वर्षों से रह रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, यदि उसके सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। इस प्रकार से इसमें नेचुरलाइजेशन को क्लियर किया गया, जिसके सेक्शन 5(1)(a) का हवाला देते हुए हम 2000 से ज्यादा लोगों की राजस्थान में अकेले में नागरिकता 2017 से अब तक करा चुके हैं। और तीसरा है सेक्शन 6(1), आप दुनिया के किसी भी देश के नागरिक हैं, दुनिया के किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप 12 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, आप भारत के प्रति निष्ठा अपनी साबित करते हैं और आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस है, तो 12 वर्ष के बाद आपको भी नागरिकता लेने का भारत का कानून अनुमति देता है। इस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम 2010 से एक बात बार बार भारत की सरकारों को रिमाइंड करा रहे थे कि जो भी पड़ोसी मुल्क से आने वाले अल्पसंख्यक परिवार है वो अपने बच्चे और अपने धर्म और अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ पे आए, और उनका प्रथम जो मकसद है, उद्देश्य है, वो अपने बच्चों का कन्वर्जन रोकना, उनकी किडनैपिंग रोकना, उनका जबरन धर्मांतरण और निकाह रोकना है। तो आप उनके बच्चों को तो नागरिकता दे नहीं रहे, क्योंकि उनके बच्चों के माता पिता का जन्म तो बहुत लेट स्टेज का है। परिवार में मुश्किल से एक व्यक्ति मिलता है जो सेक्शन 5(1)(a) में एलिजिबल होता है। तो इन पीड़ित दुखियारों को आप भारत की जीडीपी का हिस्सा बनने दीजिए, इनको पॉलिटिकल हॉस्टेज की स्थिति से बाहर निकलने दीजिए और इनकी नागरिकता को थोड़ा सा सुगम बना दीजिए। वो कानून जब बना था तब वो ठीक था, पर ये 1947 से पहले के जन्म का प्रावधान लोगों के जीवन को नष्ट कर रहा है। कृपया करके इसको हटा दीजिए और एक समय सीमा कर दीजिए जिससे एक साथ पूरा परिवार नागरिकता ले पाए। अभी क्या होता था संदीप जी, परिवार के मुखिया के पास तो प्रमाण है उसके पिता के 47 से पहले के बर्थ के, लेकिन उसकी पत्नी के पास नहीं है, उसके बच्चों के पास नहीं। तो एक जने को तो 7 वर्ष में नागरिकता मिलती थी और बाकी सारे 12 वर्ष का इंतजार में बैठे रहते थे। इस राइडर को खत्म कराने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हमने डिमांड की थी, जिसको भारत सरकार ने सुना और भारत सरकार इस एक्ट को 2019 दिसंबर में लेके आई। और फिर 2 जनवरी को ये केस विरोधियों के द्वारा जो पिटीशन लगाई गई सीए के खिलाफ, ये लिस्ट हुआ 2 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक रूप से पास हुए हुए कानून को निरस्त करने के लिए, उसको स्टे करने के लिए स्पष्ट मना किया और उसके बाद 9 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसमें मोहर लगा दी गई, इसका नोटिफिकेशन हो गया, पर इसकी नियमावली नहीं बनी। नियमावली नहीं बनने के कारण आज हम जब बात कर रहे हैं 12 जून 2021 को, तो आज तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मूर्त रूप में ग्राउंड पे बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ है। अभी भी जो हम नागरिकताएं करवा रहे हैं वो 1955 के एक्ट में करा रहे हैं।